Hello friends, good morning. Today we will start a new chapter, chapter number 6, World after 1945. The pages of history are full of innumerable wars fought in ancient India and the world. और वर्ल्ड में हम बात करें और इंडिया की बात करें तो हमारे हिस्ट्री में कई सारे जो इनन्यूमरेबल जो वॉर्स है वो फाउट यानी कि हो चुके थे. Yet the most destructive war which will always be remembered in the modern world is the first and the second world war. और आज हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में भी जो पास्ट में जो वॉर्स हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, वो आज भी हमें याद है. The League of Nations was formed with the purpose of establishing permanent peace in the world. और उसके बाद ये जो फर्स्ट एंड जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुए उसके बाद पूरे वर्ल्ड में जो पीस बनी रही उसके लिए द लीग ऑफ नेशंस को एस्टैब्लिश किया गया. बट ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस इट्स फेल्ड एंड इन 1939 वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोक आउट. और जो उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे वर्ल्ड में जो पीस बनी रही उसके लिए लीग ऑफ नेशंस को एस्टैब्लिश किया गया, लेकिन उनकी जो लिमिटेशन है कुछ उसकी वजह से वो लीग ऑफ नेशंस वो फेल रहा और 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ. द डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड एंड हॉरर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 persuaded human beings to once again make efforts for peace and protection of independence. और 1939 में जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और उनकी जो कई सारे जो हॉरर्स जो कई सारी ऐसी जो घटनाएं हैं जिससे वो हमारे ह्यूमंस माइंड वो डिस्टर्ब हो गया है और उसकी वजह से फिर से पूरे वर्ल्ड में पीस और जो प्रोटेक्शन बनी रहे उसके लिए वर्ल्ड जो लीग ऑफ नेशंस को फिर से 24 अक्टूबर 1945 में उसको रीएस्टैब्लिशमेंट किया गया. उसके बाद बात करते हैं द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ और उसके बाद उसके जो कई सारे जो चार्टर थे, कई सारे जो रूल्स थे वो यहाँ पे हम बात करेंगे. फर्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस चार्टर स्टार्ट्स विद द प्रीएम्बल एंड इट एक्सप्लेन्स द गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. जो यूनाइटेड नेशंस है जो चार्टर है वो प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है और उसमें हमारे जो यूनाइटेड नेशंस के कई सारे जो गोल्स है वो एक्सप्लेन किए गए हैं. बिलो गिवन आर द गोल्स, और जो गोल्स है वो वहां पर दिए गए हैं. फर्स्ट गोल है दैट इज द डिटरमिनेशन टू सेव द फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम द पंक्स ऑफ ऑल डिस्ट्रक्टिव वॉर. हियर एम्फेसिस हैज बीन लेड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोर्न आउट ऑफ इंटरनेशनल लॉज एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. और यहाँ पे जो डिटरमिनेशन है यानी कि जो हमारे फ्यूचर जो जनरेशन है उसको किसी भी हाल में जो ये जो डिस्ट्रक्टिव वॉर है उससे बचाना है. और उसे और हियर एम्फेसाइज हैज बीन लेड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोर्न आउट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. और यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ एंड जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है उस पर ज्यादातर भार दिया गया है. सेकंड हमारा गोल है emphasis has been laid on developing tolerance mutually so that the whole world develops socially. और यहाँ पे ये भी ये एम्फेसाइज किया गया है कि जो टॉलरेंस है जो मैच्योरली डेवलप की जाए उसकी वजह से हमारे जो पूरे वर्ल्ड में जो सोशली डेवलप भी बने रहे. थर्ड है यहाँ पे है इकोनॉमिक social and cultural problems should be solved with the intervention of United Nations, and human rights as well as the basic freedoms should be disseminated irrespective of caste, language and gender or religion. और यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम है जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल एंड जो कल्चरल कोई भी प्रॉब्लम हो जिसको यूनाइटेड नेशंस की सिचुएशन उसकी प्रेजेंट में सॉल्व किया जाए, और जो ह्यूमन राइट्स है और उनकी जो बेसिक फ्रीडम है चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे लैंग्वेज हो और किसी कोई भी जेंडर हो, कोई भी रिलीजन हो, किसी भी जो डिस्क्रिमिनेशन उसके बगैर उनको फ्रीली उनके जो ह्यूमन राइट्स है उसको सिक्योर किया जाए. और फोर्थ यहाँ पर है लास्टली अपील टू ऑल द नेशंस फॉर कोऑपरेशन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. और जो वर्ल्ड के जितने भी नेशंस है उनको ये अपील की जाती है कि वो ये जो ऑब्जेक्टिव से उनको कोऑपरेट करे और ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुल बनाने में उन अपना साथ दे. Thus, United Nations Charter concludes that dismissal of war and constant urge for peace in the main objective of United Nations.
और यूनाइटेड नेशंस चार्टर में ये मेन है कि जो वॉर है उसको डिसमिस किया जाए एंड जो यूनाइटेड नेशंस के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो है पीस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कोल्ड वॉर जो 1945-1962 में हुआ था, रीजंस एंड कंसिक्वेंसेस, और जो कोल्ड वॉर जो होने के रीजंस है और उनके क्या घटनाएं हुई थी वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Though the World War II got over, it resulted into creation of America and Russia as superpowers while taking the place of England and France. वर्ल्ड वॉर 2 जो खत्म हो गया और उसमें जो सुपर पावर्स जो कंट्रीज थे इंग्लैंड एंड फ्रांस, और उनकी जगह अमेरिका एंड रशिया ने ले ली थी, और यानी कि अमेरिका एंड रशिया अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो सुपर पावर्स कंट्री बन चुके थे। In the war, England, France, Russia and America were together, but Russian administration policies created differences and thus America and England separated. और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड अमेरिका वो एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के पार्टनर थे, लेकिन रशिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिसीज है उसकी वजह से उनमें जो डिफरेंसेस हुई उनकी वजह से अमेरिका एंड इंग्लैंड दोनों अलग हो गए। अ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बिटवीन द टू सुपर पावर्स अमेरिका एंड रशिया टू एस्टेब्लिश सुप्रीमेसी ओवर द वर्ल्ड इमर्ज आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। और अमेरिका एंड रशिया जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो अपने सुपर पावर्स कंट्री बन रहे थे और उनकी जो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन थी, उनकी जो पूरे वर्ल्ड में जो सुपरमेसी जो एस्टेब्लिश करने की उनकी जो पावर्स थी उसकी वजह से अमेरिका एंड रशिया के बीच वो वॉर हुआ। द पावर वॉज सेंट्रलाइज बिटवीन टू पोल्स अमेरिका एंड रशिया, और जो अमेरिका एंड रशिया बिटवीन के जो पावर्स है वो मेन यानी कि सेंटर में रहा था। Therefore, this time period is considered as bipolar world order। और ये दोनों जो टाइम पीरियड था यानी कि अमेरिका एंड रशिया जो सुपर पावर कंट्री था वो अपना पावर सुप्रीमेसी पूरे वर्ल्ड में दिखाना चाहते थे, वो ये जो टाइमिंग था वो टाइम पीरियड को बायोपोलर कहा जाता है। Owing to extremely tense relation between two power blocks, this place is known as the Cold War phase। और उस टाइम अमेरिका एंड रशिया के बीच जो रिलेशन थे वो बहुत तनाव भरे रहे थे, और उसकी वजह से वो जो टाइमिंग था वो जो फेज था उसको कोल्ड वॉर फेज कहा जाता है। और वेरियस इंसिडेंट्स बोथ द सुपर पावर्स ऑलमोस्ट केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वन अनदर, और कई सारे ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट और इंसिडेंट्स हुए थे ये दोनों सुपर पावर्स के बीच। और There was a basic change in relations among powerful nations of the world after World War। और वर्ल्ड वॉर के बाद कई सारे जो दो सुपर पावर्स कंट्रीज है उनमें कई सारे चेंजेस आए थे। अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन who had once allied and fought against the Nazi Germany and the fascist Italy emerged as the leaders of two rival powers blocks and military powers। और वर्ल्ड वॉर 2 में जो अमेरिका एंड जो रशिया दोनों ने एक साथ रहकर जो नाजी जर्मनी एंड जो फासिस्ट इटाली के सामने वो जिन्होंने वॉर किया था वो अब एक सुपर पावर जो उनके जो पावर्स है वो उन पावर की वजह से और मिलिट्री पावर है उनकी वजह से वो एक लीडर बन चुके थे। Thus the Cold War started between them। और उसके बाद ये दोनों सुपर पावर्स होने की वजह से उन दोनों के बीच कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। Though Britain and France also had emerged victorious, yet they lost the status of great powers due to terrible ruinations caused by the revenge of war and ending the imperialism। और उसकी उन टाइम में जो ब्रिटेन एंड जो फ्रांस था वो भी दोनों सुपर पावर्स में इमर्ज हुए, लेकिन उनकी जो उनका जो स्टेटस था उनका और उनकी जो पावर्स थी वो लॉस होने की वजह से वो उनकी जो उनका जो रिवेंज वॉर में जो रिवेंज होने का जो कॉज था वो भी एंड हो चुका था। जर्मनी, इटाली एंड जापान नॉट ओनली लॉस्ट द वॉर बट ऑल्सो वर ruined इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड मिलिट्रियली। जर्मनी, इटाली एंड जो जापान वो सिर्फ अपने वॉर में वो वॉर नहीं लॉस्ट यानी कि वॉर हारे थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल एंड मिलिट्रियली नुकसान भी उनको हुआ था।
After the war, the Soviet Union captured the eastern areas of Germany and other eastern countries like Austria, Albania, Hungary, Yugoslavia, Czechoslovakia, Poland, Romania, Bulgaria and Baltic states. और वॉर के बाद जो सोवियत यूनियन यानी कि जो रसिया है उन्होंने जर्मनी के ईस्टर्न एरियाज को कैप्चर किया था और उसके साथ साथ जो ईस्टर्न कंट्रीज थे जैसे कि ऑस्ट्रिया, अल्बेनिया, हंगेरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया एंड बाल्टिक स्टेट्स उन्होंने कैप्चर किया था. Later on, they gave away reins of power to respective communist parties of those countries. और उसके बाद उन्होंने ये जो कंट्रीज के जो कम्युनिस्ट पार्टीज थे उनको अपना पावर सौंप दिया. They did this continue their superiority on these countries. और उसके बाद उनकी जो सुपेरिटी है वो सुपेरिटी वो कंपनी के यानी कि उनका जो सुपेरिटी है वो कंट्रीज पे बना रहा. During 1949, by conducting a nuclear test, the Soviet Union directly challenged the monopolistic nuclear powers of America. और 1949 में जो सोवियत यूनियन यानी कि जो रसिया उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया और डायरेक्टली अमेरिका के जो न्यूक्लियर पावर्स उसको चैलेंज किया. Meanwhile, democratic system was gradually established in the Western European countries that were liberated by British and American forces.